हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैंगे, उन सभी के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत ही कम टाइम रह गया है उनका एग्जाम्स में। तो जैसा कि मैं हर बार आपको प्रोवाइड करवाता हूं, अब मैं आप लोगों के साथ लेकर आने वाला हूं जो भी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैंगे, उन सभी की यूनिट वाइज वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट यूनिट को एक वीडियो के अंदर एक वन शॉट रिवीजन में कंप्लीट करवा दूंगा। सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, सारी चीजें आपकी डिटेल में कवर हो जाएंगी। अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है अच्छे से नहीं हुई है, तो वो सारी चीजें अब आपकी इस वन शॉट रिवीजन वीडियो से कवर होने वाली है। सारी सब्जेक्ट की सारे सेमेस्टर के लिए वन शॉट रिवीजन वीडियो आने वाली है। सारे सब्जेक्ट की आपको धीरे धीरे चैनल पर अपलोड मिल जाएंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। तो धीरे धीरे करके एक एक करके आपके पास सारे सब्जेक्ट की वीडियोस आपको अवेलेबल होने वाली हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हमें देखना है जो सेमेस्टर 4 के बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, उन सभी के पास जो सब्जेक्ट हैगा इंटरनेशनल बिजनेस का, उसकी यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड एंड बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसकी एक वन शॉट रिवीजन वीडियो देखने वाले हैं, जिसके अंदर पूरी यूनिट को हम एक ही वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस यूनिट को। सबसे पहले आपको करनी है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कौन कौन सी थ्योरी? थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, theory of competitive advantage, factor proportion theory, Leontief paradox, product life cycle, theory of national competitive advantage। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड कंट्रोल, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट एंड इट्स कंपोनेंट, ये चीजें आपको इस यूनिट में कवर करनी है। तो सबसे पहले थ्योरीज स्टार्ट होंगी। सबसे पहली थ्योरी आई है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, ट्रेड बिटवीन टू नेशन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट एडवांटेज। जो एडम स्मिथ हैं, वो ये कहते हैं कि दो कंट्रीज के बीच में, दो नेशंस के बीच में अगर ट्रेड होता है तो वो किसी ना किसी एडवांटेज की वजह से होता है। व्हेन वन नेशन इज मोर एफिशिएंट देन अनदर इन द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी। क्या बोला है कि मान लो एक कंट्री है, वो किसी एक कमोडिटी के प्रोडक्शन में एफिशिएंट है, मतलब उसका प्रोडक्शन कम कॉस्ट पर कर सकती है, बट लेस एफिशिएंट देन द अदर नेशन इन प्रोड्यूसिंग अ सेकंड कमोडिटी। लेकिन वहीं जो सेकंड कमोडिटी है, वो दूसरी कंट्री है, वो ज्यादा कम कॉस्ट पे बनाती है एज कंपेयर टू फर्स्ट कंट्री। देन बोथ द नेशन कैन गेन बाय ईच स्पेशलाइजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी ऑफ इट्स एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो दोनों नेशन क्या करेंगे, वो जिस चीज में स्पेशलाइज है उसका एडवांटेज उठाएंगे एंड एक्सचेंज पार्ट ऑफ इट्स आउटपुट विद द अदर नेशन फॉर द कमोडिटी ऑफ एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज। और जिस चीज में वो स्पेशलाइज नहीं है, जो उनका डिसएडवांटेज है, उसे दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कर लेंगे। तो ये चीज कहलाती है आपकी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। बाय दिस प्रोसेस आर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इन मोर एफिशिएंट वे एंड द आउटपुट ऑफ बोथ कम्युनिटी विल राइज। इससे क्या होता है, जो रिसोर्सेज होंगे वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज होंगे और जो आउटपुट होगा दोनों कंट्रीज का वो बढ़ जाएगा। According to Smith, whether advantage which one country has over the another by natural or acquired in this respect of no consequences। क्या बोला है, जो भी एडवांटेज है एक कंट्री का दूसरी कंट्री के ऊपर, चाहे उसने का नेचुरल एडवांटेज हो या एक्वायर करा हो, इससे उस कंट्री के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, इस थ्योरी के पिटफॉल्स क्या हैं, मतलब क्या क्या एक तरीके से इसमें कमियां हैं थ्योरी में। तो द थ्योरी इज वेग एंड लैक क्लैरिटी। जो ये थ्योरी है थोड़ी सी वेग होती है, मतलब एम्बिगियस टाइप की है, इसमें क्लैरिटी ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी every country should be able to produce certain product at low cost compared to other country and should produce certain the other at comparatively high cost than the other country। Thus Smith analyzes as weak and unrealistic। क्योंकि इस थ्योरी में ये बोला गया है कि एक कंट्री है, वो एक प्रोडक्ट कम कॉस्ट पे बनाती है तो दूसरा प्रोडक्ट हाई कॉस्ट पे बनाती है। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो ये एज्यूम करा गया है कि ऐसा होगा ही हर कंट्री में, कि वो एक प्रोडक्ट कम कॉस्ट पे बनाएगी ही बनाएगी और दूसरा प्रोडक्ट हाई कॉस्ट पे बनाएगी, जो दूसरी कंट्री में किसी में कम कॉस्ट पर होगा, ऐसा एज्यूम करा है। ये बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक हो जाता है और ये एजम्पशन एक तरीके से वीक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी सेकंड थ्योरी, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो अकॉर्डिंग टू कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, कंट्रीज इन द लॉन्ग रन विल टेंड टू स्पेशलाइज इन द बिजनेस, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ दोज गुड्स इन हुज बिजनेस they enjoy comparative low cost advantage and import other goods in which the countries has comparative cost disadvantage if free trade is allowed। क्या बोला है, comparative cost theory के अकॉर्डिंग जो कंट्री लॉन्ग रन में क्या करती हैं, किसी एक बिजनेस मतलब किसी एक चीज के प्रोडक्शन या मार्केटिंग में स्पेशलाइज हो जाती हैं,
उस गुड्स के जो कि उनको कंपैरेटिवली लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस होता है। मतलब वो जो कंट्री अपने कंट्री के अंदर जो कमोडिटी को लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस करती हैं, उसके अंदर स्पेशलाइज्ड मानी जाती हैं। अब वो क्या करती हैं, उस गुड को दूसरी कंट्री में सेल करती हैं, जहाँ पर उनका क्या होता है, उस कंट्री में वो गुड महँगा होगा, तो उस कंट्री में अपने गुड को सेल करेंगी और इससे वो एडवांटेज कमाती हैं उस कंट्री के डिसएडवांटेज की वजह से। तो वो चीज़ कहलाती है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। दिस स्पेशलाइजेशन हेल्प इन म्यूचुअल एडवांटेज ऑफ कंट्री पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस। इससे क्या होता है, जो कंट्रीज इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंटर कर रही हैं, उन्हें म्यूचुअली एडवांटेज मिलता है इस चीज का। एक्सप्लेनेशन दी है थ्योरी की एक एग्जांपल की मदद से। सपोज द प्रोडक्शन ऑफ अ यूनिट ऑफ वाइन इन इंग्लैंड रिक्वायर 120 मैन फॉर अ ईयर। क्या बोला है, इंग्लैंड के अंदर एक वाइन की यूनिट बनाने के लिए 120 लोगों की जरूरत पड़ती है एक साल में। वाइल अ यूनिट ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड 100 मैन फॉर द सेम पीरियड। वहीं क्या है कि जो क्लॉथ की यूनिट है वो बनाने के लिए सिर्फ 100 मैन की जरूरत पड़ती है। ऑन द अदर एंड द प्रोडक्शन ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ वाइन एंड क्लॉथ इन पुर्तगाल रिक्वायर 80 एंड 90 मैन रिस्पेक्टिवली। वहीं क्या बोला है, पुर्तगाल के अंदर जो है वो सेम वाइन और क्लॉथ सेम यूनिट बनाने के लिए कितने 80 और 90 मैन की जरूरत पड़ती है। दस इंग्लैंड इज मोर लेबर देन पुर्तगाल इन प्रोड्यूसिंग बोथ वाइन एंड क्लॉथ। तो इस केस में क्या हो गया, इंग्लैंड में वाइन और क्लॉथ दोनों बनाने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ रही है एज कम्पेयर टू पुर्तगाल। Hence पुर्तगाल possesses an absolute advantage in both wine and cloth। तो इससे क्या हो गया, पुर्तगाल के पास दोनों केस में एब्सोल्यूट एडवांटेज आ गया। Amongst the two, Portugal greater advantage is production of wine and exporting to England, since the cost of production of wine is 80 as compared to 120 man is less than cost of production of cloth as 90 as compared to 100 man। तो क्या बोला है, लेकिन फिर भी जो पुर्तगाल है उसका जो ग्रेटर एडवांटेज है वो किस चीज में है, वाइन को एक्सपोर्ट करने में है, क्योंकि पुर्तगाल में वाइन बनाने में 80 मैन लग रहे हैं, जबकि इंग्लैंड में कितने 120 लग रहे हैं। वहीं क्लॉथ बनाने में पुर्तगाल में 90 लग रहे हैं, जबकि इंग्लैंड में सिर्फ 110 का डिफरेंस है। तो जो पुर्तगाल को एडवांटेज है वो किस चीज में है, ज्यादा वाइन एक्सपोर्ट करने में ज्यादा एडवांटेज है इंग्लैंड को। On the other hand, it is England's interest to specialize in the production of cloth in which it has least comparative disadvantage। वहीं अगर इंग्लैंड चाहे अपना इंटरेस्ट ढूंढना, अपना स्पेशलाइज ढूंढना, तो वो किस में ढूंढेगी, जिसमें उसे कम मैन पावर लग रही है, जो कि क्या है, क्लॉथ। सिंस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ इन इंग्लैंड इज लेस देन एज कम्पेयर टू वाइन, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ है इंग्लैंड में वो कम है एज कम्पेयर टू वाइन। दस ट्रेड इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंट्री। तो इस केस में इससे क्या हो जाएगा, जो ट्रेड है वो दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ दिस थ्योरी है वो ड्राइव कहां से करी गई है, तो नंबर 1 आएगा एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज से। क्या होता है, जो ग्लोबल रिसोर्सेज है, मतलब पूरे वर्ल्ड के रिसोर्सेज है, वो अच्छे से एलोकेट हो पाते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन एट लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट, जो प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो सबसे कम लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर हो पाता है। फिर प्रोडक्ट प्राइस बिकम मोर और लेस इक्वल अमंग वर्ल्ड मार्केट, जो प्रोडक्ट प्राइस है वो वर्ल्ड मार्केट के अंदर कम या उसके इक्वल ही आ जाते हैं जितना सबसे कम होता है, कोई भी हाई प्राइस नहीं रख पाता। डिमांड फॉर रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट अमंग वर्ल्ड नेशन विल बी ऑप्टिमाइज, और जो डिमांड होती है रिसोर्सेज और प्रोडक्ट की वर्ल्ड के अंदर वो भी कैसी हो जाती है, ऑप्टिमाइज डिमांड हो जाती है। क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी के क्या क्या एक तरीके से ड्रॉबैक है, क्या क्या क्रिटिसिज्म है। तो नंबर 1, assumption of labor cost is no longer valid। तो the most forthright attack against the theory is that because of its assumption of labor cost, the assumption of labor theory of value on which it based has been long discarded। इसके अंदर क्या होता है, लेबर कॉस्ट को एक तरीके से जो एज्यूम करा जाता है वो वैलिड तरीका नहीं होता लेबर कॉस्ट को एज्यूम करने का। इस थ्योरी के अंदर सिर्फ यूनिट की फॉर्म में उन्हें देखा जाता है, उनके स्पेशलाइजेशन स्किल्स के बेसिस पर उन्हें नहीं देखा जाता। फिर लेबर इज नॉट द ओनली फैक्टर। तो अनदर ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी इज दैट रिगार्ड लेबर एज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द मॉडर्न एंटरप्राइजेज। फैक्टर लाइक कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर अज्यूम ग्रेटर इंपॉर्टेंस एज कम्पेयर टू लेबर। इसमें क्या बोला है, ये एक तरीके की ट्रेडिशनल थ्योरी है, तो इसके अंदर सिर्फ लेबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन जो आजकल की मॉडर्न एंटरप्राइजेज हैं उसमें लेबर से ज्यादा जो एंटरप्रेन्योर होते हैं और कैपिटल होते हैं फैक्टर, इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इनको ध्यान दिया जाना चाहिए। ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म या ड्रॉबैक हो जाता है। नेक्स्ट है assumption ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट नॉट वैलिड। तो द क्लासिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक assumption ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट इन रियल लाइफ। जो ये थ्योरी है ये किस चीज पर बेस है, जो कॉस्ट होगी वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है।
However, after a certain stage, every production is subject to increasing cost or diminishing return. क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको हर एक स्टेज के बाद मतलब कुछ टाइम के बाद उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है और जो उसका रिटर्न होता है वो कम हो जाता है। द एडिशनल क्वांटिटी बियॉन्ड दिस स्टेज कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली एट हायर कॉस्ट। और उस क्वांटिटी से ज़्यादा अगर हमें कुछ भी प्रोडक्शन करना होता है तो फिर हमें हायर कॉस्ट पर ही वो प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक हो जाता है। नेक्स्ट फिर है स्टैटिक थ्योरी। तो द थ्योरी इज स्टैटिक इन द सेंस दैट इट एज्यूम सो मेनी थिंग एज गिवन एंड अनअल्टरेबल। ये जो थ्योरी है ये स्टैटिक होती है। मतलब क्या है स्टैटिक ये थ्योरी कि ये जो चीजें एज्यूम करती है इसमें वो कैसी हैं, या तो उसमें दी गई होती है या ये मानकर एज्यूम करी जाती है कि ये अनअल्टरेबल है, मतलब इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। एजम्पशन लाइक फुल एम्प्लॉयमेंट एंड फिक्स्ड एंड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फार फ्रॉम रियलिटी। इसके अंदर जो फुल एम्प्लॉयमेंट की एजम्पशन होती है या फिर फिक्स्ड एंड कांस्टेंट सप्लाई फैक्टर्स की, मतलब जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो लिमिटेड है, ये एजम्पशन कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होती है। मतलब दूर दूर तक इससे किसी तरीके से ये जुड़ी नहीं होती है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो द थ्योरी एज्यूम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टू बी एब्सेंट। इस थ्योरी के अंदर किसी भी टाइप की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को इन्वॉल्व नहीं करा जाता है। एक्चुअली हाउएवर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डू मेक अ डिफरेंस इन द डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्योंकि लेकिन जो एक्चुअल में होता है जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है उसका भी इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर एक ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी हम डिसीजन लेते समय कि इंटरनेशनल ट्रेड किस तरीके से करना है उस टाइम पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को भी डिसीजन के प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं। देयर आर सेवरल ब्रांचेज ऑफ प्रोडक्शन इन विच ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर इवन हायर देन प्रोडक्शन कॉस्ट। क्योंकि कई बार क्या होता है कई ऐसी ब्रांचेज होती हैं कंपनी की जहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब गुड्स को बनाने की कॉस्ट उतनी नहीं आती है जितना उनको ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट आ जाती है। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक हो जाता है थ्योरी का। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी है हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। तो रेमंड वर्नन इनिशियली प्रपोज्ड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी इन द मिड 1960। ये किसने दी थी थ्योरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की? रेमंड वर्नन ने दी थी 1960 के आसपास। वर्नन आर्ग्यूड दैट द वेल्थ ऑफ साइज ऑफ यूएस मार्केट गेव अस फर्म अ स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव टू डेवलप कॉस्ट सेविंग प्रोसेस इनोवेशन। जो यूएस मार्केट था उस टाइम पर जब इन्होंने ये थ्योरी डेवलप करी थी तो उन्होंने ये कहा था कि जो वेल्थ है और साइज है यूएस मार्केट की वो हमें एक ये कहते हैं कि आपको इनिशिएटिव लेना है चाहिए किस चीज से रिलेटेड इनोवेशन का, कि एक ऐसी इनोवेशन करें जिससे कॉस्ट सेविंग प्रोसेस डेवलप किया जा सके। तो वर्नन फर्दर आर्ग्यूड दैट मोस्ट न्यू प्रोडक्ट आर इनिशियली प्रोड्यूस्ड इन अमेरिका। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उस टाइम पर जो ज्यादा से ज्यादा जो भी प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट बनता था वो कहाँ बनता था? अमेरिकन मार्केट में ही बन रहा था। Apparently, the pioneering firm believed that it was better to keep the production facility close to market and to the firm center of decision making. इन्होंने ये भी कहा था कि जो पायनियरिंग फर्म है मतलब जो अच्छी फर्म है एक तरीके से उन्हें क्या करना चाहिए अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को मार्केट के पास में ही रखना चाहिए। गिवन द अनसर्टेनिटी एंड रिस्क इनहेरेंट इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, जिससे क्या हो डिसीजन लेने में आसानी हो सके कि एक न्यू प्रोडक्ट अगर आएगा तो उसके साथ क्या क्या अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है, क्या क्या उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, ये सारी चीजों से रिलेटेड। ऑल्सो द डिमांड फॉर मोस्ट न्यू प्रोडक्ट टू बी रेज्ड ऑन नॉन प्राइस फैक्टर। और नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से जो डिमांड है वो न्यू प्रोडक्ट की बढ़ जाए, इसलिए इन्होंने ये थ्योरी सजेस्ट करी थी। Consequently, firm can charge relatively higher price for new product, which obviates the need to look for low-cost production site in other country. तो फर्म क्या कर सकते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग? स्टार्टिंग में जब न्यू प्रोडक्ट आता है तो उसके लिए थोड़ा सा हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। द consequences of this trend is that over the time United States switches from being exporter of producer to as importer of product as production become concentrated in low cost foreign location and then developing countries। तो इससे क्या हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ इस थ्योरी का? यूनाइटेड स्टेट जो कभी एक्सपोर्ट करा करता था सारी चीजों का उस टाइम पर अब क्या करने लगा था? इंपोर्ट करने लगा था। और इंपोर्ट क्यों करने लगा था? क्योंकि उसने अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी दूसरी दूसरी कंट्रीज में जहां पर उसे लो कॉस्ट पर प्रोडक्शन हो सकता था वहां पर लगा दी थी और वहां से वो उन सारी चीजों को अब इंपोर्ट करवाने लगा था डायरेक्ट अपनी कंट्री के अंदर। ठीक है, स्टेजेस इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की क्या क्या स्टेजेस होती है? तो पहली आती है हमारी स्टेज नंबर 1, द न्यू प्रोडक्ट। तो इन द डेवलपमेंट स्टेज द प्रोडक्ट इज नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। जब डेवलपमेंट स्टेज जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की
तो प्रोडक्ट आपका कैसा होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होता है, मतलब उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। द प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर देयरफॉर क्वाइट हाई। जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है, मतलब जब हमें चेंज करना हो तब हम उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सके। तो इससे क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो थोड़ी सी ज्यादा आपकी होती है, ठीक है। The innovator at this stage is a monopolistic and therefore enjoy all the benefit of monopoly power, including the high profit margin required to repay the high development cost and expensive production process। इसमें जो क्या होता है, जो ये नया प्रोडक्ट बनाता है वो पर्सन इनोवेटर होता है इस स्टेज पर, तो वो मोनोपोलिस्टिक हो जाता है और वो मोनोपोली के सारे बेनिफिट ले पाता है, क्योंकि उस टाइम पर किसी और ने ऐसा प्रोडक्ट डेवलप नहीं करा होता है। और वो ऐसा किस लिए करता है, अपना हाई प्रॉफिट मार्जिन बनाने के लिए, जिससे जो भी उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट लगी है या फिर एक्सपेंसिव प्रोडक्शन प्रोसेस लगा है उसको वो रिकवर कर सके। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट दिस स्टेज इज लो। इस टाइम पर जो इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, यहाँ पर जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है डिमांड की वो लो होती है। हाई इनकम कंज्यूमर बाय इट रिगार्डलेस ऑफ कॉस्ट। और जो हाई इनकम कंज्यूमर होते हैं, मतलब ऐसे कंज्यूमर जो हाई इनकम वाले होते हैं, वो उसकी कॉस्ट देखे बिना ही उस चीज को खरीद लेते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेज आती है द मैच्योरिंग प्रोडक्ट। तो एज प्रोडक्शन एक्सपेंड इट प्रोसेस बिकम इंक्रीजिंगली स्टैंडर्डाइज, द नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन। अब जब एक प्रोडक्ट एक्सपेंड होना शुरू होता है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, प्रोडक्ट मार्केट में पहचान लिया जाता है, तो जो प्रोसेस होता है वो कैसा हो जाता है, स्टैंडर्डाइज्ड हो जाता है, प्रोडक्ट एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बन जाता है। इसके टाइम पर क्या होता है, जो डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग की फ्लेक्सिबिलिटी थी, हमें प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, अब उस फ्लेक्सिबिलिटी की नीड कम होने लगती है। देयरफॉर द डिमांड फॉर हाईली स्किल्ड लेबर ऑल्सो डिक्लाइन। तो इससे क्या होता है, जो हमें हाई स्किल लेबर की जरूरत पड़ती थी प्रोडक्शन के लिए, अब वो भी कम हो जाएगी। द इनोवेटिंग कंट्री इंक्रीजेज इट्स सेल टू अनदर कंट्री। और इससे क्या होता है, जो इनोवेशन कंट्री है, मतलब जिस कंट्री में वो प्रोडक्ट बना है, अब वो क्या करेगी कंट्री दूसरी कंट्रीज में भी उस प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट करेगी इस स्टेज के अंदर। कॉम्पिटिटर विद स्लाइट वेरिएशन डेवलप पुटिंग डाउनवर्ड प्रेशर ऑन प्राइस एंड प्रॉफिट मार्जिन। इसमें क्या होता है, अब सेकंड स्टेज तक आते आते उस प्रोडक्ट के कई सारे कॉम्पिटिटर आ जाते हैं, तो इस वजह से डाउनवर्ड प्रेशर बनता है प्राइस पर, प्राइस को कम करना पड़ता है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट आर इंक्रीजिंग कंसर्न। और इस टाइम पर क्या होता है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो एक कंसर्न का इशू होती है। थर्ड स्टेज आती है हमारी द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। तो इन दिस फाइनल स्टेज द प्रोडक्ट इज कम्प्लीटली स्टैंडर्डाइज इन इट्स मैन्युफैक्चर। इसमें क्या होता है, थर्ड स्टेज में जो प्रोडक्ट होता है वो पूरी तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बन चुका होता है मार्केट के अंदर। Thus, with access to capital in world capital market, the country of production is simply the one with the cheapest unskilled labor। क्या बोला है, अब जब पूरी वर्ल्ड में वो प्रोडक्ट बन चुका होता है, लेकिन जहाँ पर उसका इनोवेशन हुआ होता है वो कंट्री कैसी होती है, सबसे चीपेस्ट कंट्री होती है, जहाँ पर वो प्रोडक्ट सस्ता मिलता है। प्रॉफिट मार्जिन आर थिन एंड कंपटीशन इज फायर। जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस टाइम पर। द प्रोडक्ट हैज लार्जली रन इट्स कोर्स इन टर्म ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द इनोवेटिंग फर्म। और जो फर्म है वो कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अब नहीं रहती है, सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए उस टाइम पर काम कर रही होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। ये आपकी 3 स्टेज होती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। अब आता है आपका नेक्स्ट कंसेप्ट, लिमिटेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। जो आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की थ्योरी है, इसकी क्या क्या आपकी लिमिटेशंस हो जाती हैं। तो नंबर 1 है एप्लीकेबल ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट। तो द टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट नॉर्मली एक्सपीरियंस द चेंज इन प्रोडक्शन प्रोसेस एज दे ग्रो एंड मैच्योर। क्या बोला है कि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं वो टेक्नोलॉजी के चेंज होते ही अपने आप को उनके प्रोसेस में चेंज की जरूरत पड़ती है, और जैसे ही वो ग्रो करते हैं, मैच्योर करते हैं, उनके प्रोडक्शन प्रोसेस में हमें चेंज लाना होता है। अदर प्रोडक्ट्स सच एज रिसोर्स बेस्ड और सर्विस विच एम्प्लॉय कैपिटल इन फॉर्म ऑफ ह्यूमन कैपिटल आर नॉट नेसेसरली कैटेगराइज्ड बाय द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो किस चीज पर बेस्ड होते हैं, रिसोर्सेज पर बेस्ड होते हैं या सर्विसेज पर बेस्ड होते हैं, उनमें ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर, तो उनको किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी में चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, तो वो उनका एडवांटेज हो जाता है, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर इन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट का वो डिसएडवांटेज बन जाता है। नेक्स्ट है मोस्ट न्यू प्रोडक्ट आर नॉट डेवलप्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन यूनाइटेड स्टेट। तो ऑल्दो इट मे बी ट्रू दैट फ्रॉम 1945 to 1975 most new products were introduced in US, there have always been important exception in recent year. It has been noted that many new products are now introduced in Japan, US and the advanced European nation।
उस टाइम पर था, क्या बोला है कि उस टाइम पर ऐसा था जब ये थ्योरी बनी थी कि ज्यादातर जो प्रोडक्ट बनते थे वो यूनाइटेड स्टेट में बनते थे। लेकिन आज के टाइम पर क्या देखा जाता है, जो भी ज्यादा न्यू न्यू प्रोडक्ट बनते हैं वो कहाँ से, या तो यूनाइटेड नेशन के होते हैं या फिर एडवांस यूरोपियन नेशंस के होते हैं। यूनाइटेड स्टेट का इतना रोल नहीं रह गया है। तो इस तरीके से अब ये थ्योरी की एक लिमिटेशन बन जाती है, क्योंकि ये थ्योरी यूनाइटेड मार्केट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। ये हो जाती है आपकी यहाँ पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाली थ्योरी भी खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरी है आपकी फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। तो द थ्योरी इज बेस्ड ऑन कंट्री प्रोडक्शन फैक्टर, लैंड, लेबर एंड कैपिटल विच प्रोवाइड द फंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या बोला है, ये जो थ्योरी है वो किस चीज पर बेस है, जो एक कंट्री के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, जो कि कंपनी को प्लांट एंड इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। दे डिटरमाइंड दैट द कॉस्ट ऑफ एनी फैक्टर और रिसोर्स वाज फंक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ये बताते हैं कि जो भी कॉस्ट के फैक्टर, मतलब फैक्टर की जो कॉस्ट होती है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती है। फैक्टर दैट वर इन ग्रेट सप्लाई रिलेटिवली डिमांड वुड बी चीपर। फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो कि जिनकी सप्लाई ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिमांड, वो सस्ते होते हैं। और फैक्टर इज ग्रेटर डिमांड रिलेटिव टू सप्लाई वुड बी एक्सपेंसिव। और ऐसे फैक्टर जिनकी डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, वो फैक्टर कैसे होते हैं, एक्सपेंसिव फैक्टर होते हैं। दिस थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड द फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। इस थ्योरी को हम फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी कहते हैं। स्टेटेड दैट कंट्रीज वुड प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट गुड दैट रिक्वायर्ड रिसोर्सेज और फैक्टर दैट वर इन ग्रेट सप्लाई एंड देयरफॉर चीपर प्रोडक्शन फैक्टर। तो जो कंट्रीज होती हैं वो हमेशा ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं जो कि जिनकी सप्लाई ज्यादा हो, और सप्लाई ज्यादा हो ऐसा क्यों करती हैं ऐसे प्रोडक्शन गुड्स का एक्सपोर्ट या फिर प्रोडक्शन, ताकि जिससे वो गुड्स उन्हें चीपर अमाउंट पर मिल सके, सस्ते दामों पर मिल सके वो गुड, इसलिए वो कंट्रीज ऐसा करती हैं। इन कंट्रास्ट कंट्रीज वुड इंपोर्ट गुड दैट रिक्वायर रिसोर्सेज दैट वर इन शॉर्ट सप्लाई बट हायर डिमांड। और कंट्रीज ऐसे गुड्स का इंपोर्ट करना चाहते हैं जो कि कैसे हों, जिनकी डिमांड ज्यादा हो, जिससे क्या हो, उन्हें अच्छा प्राइस उन गुड्स के लिए मिल सके। तो ये होती है आपकी फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी की। फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शंस को हम डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर देखते हैं कि उनके अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन लेते हैं कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड में किन गुड्स का, किन फैक्टर्स का इंपोर्ट करना है, किन गुड्स फैक्टर का एक्सपोर्ट करना है। फिफ्थ थ्योरी आएगी हमारी द लियोंटिफ पैराडॉक्स। तो द लियोंटिफ पैराडॉक्स इज अ थ्योरी प्रपोज्ड बाय इकोनॉमिस्ट वेजली लियोंटिफ इन 1953। किसने दी थी, वेजली लियोंटिफ नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। द पैराडॉक्स रेफर्स टू द अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग दैट द यूनाइटेड स्टेट व्हिच वाज कंसीडर्ड टू बी अ कैपिटल अबंडेंट कंट्री was exporting more labor intensive goods and exporting more capital intensive goods। पैराडॉक्स क्या मतलब, क्या है यहाँ पर, पैराडॉक्स का मतलब है ये देखा गया जो यूनाइटेड स्टेट था उसके अंदर एक ये एक्सेप्शन देखी गई कि वो एक कैसी कंट्री बन गई थी, कैपिटल अबंडेंट कंट्री होने के बावजूद क्या कर रही थी, जो लेबर इंटेंसिव गुड्स थे उनका एक्सपोर्ट कर रही थी और जो कैपिटल इंसेंटिव गुड्स थे उसका इंपोर्ट कर रही थी। दिस कॉन्ट्रडिक्ट द प्रेडिक्शन ऑफ हैकर्स ऑल इन मॉडल। इसने क्या करा, जो हैकर्स ऑल इन का मॉडल था उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया इस थ्योरी ने। वे सजेस्ट दैट कंट्री वुड एक्सपोर्ट गुड दैट हैड एन अबंडेंस ऑफ फैक्टर 4। क्योंकि जो हैकर्स ऑल इन मॉडल है वो ये कहता है कोई भी कंट्री उस गुड्स का एक्सपोर्ट करती है जिसमें उसे अबंडेंस होती है, लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट है वो उल्टा कर रहा था। कैपिटल अबंडेंट कंट्री होने के बावजूद वो क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था लेबर इंटेंसिव गुड का, जो कि उस वाली थ्योरी का उल्टा था। तो इसे इसलिए पैराडॉक्स बोला गया है। लियोंटिफ रिसर्च शोड दैट यूएस वाज एक्सपोर्टिंग गुड्स दैट रिक्वायर्ड लेबर इनपुट पर यूनिट ऑफ आउटपुट देन गुड्स इट वाज इंपोर्टिंग। लियोंटिफ की सर्च के अकॉर्डिंग ये देखा गया था कि जो यूएस है वो उन गुड्स को एक्सपोर्ट इसलिए कर रही है क्योंकि उनमें लेबर इनपुट पर यूनिट ऑफ आउटपुट चाहिए, जो कि उसे इंपोर्टिंग गुड्स पर नहीं चाहिए। दिस लीड टू कंक्लूजन दैट यूएस वाज नॉट अ कैपिटल अबंडेंट एज प्रीवियसली थॉट एंड रेज्ड क्वेश्चन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ हैकर्स ऑल इन मॉडल इन एक्सप्लेनिंग द इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न। तो जब ये लियोंटिफ ने रिसर्च करी तब इससे ये निकल के आया कि ऐसा माना जाता है कि जो यूएस है वो एक कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और इसे क्या हुआ, जो हैकर्स ऑल इन मॉडल था उसके ऊपर एक तरीके से उसकी वैलिडिटी पर क्वेश्चन अराइज हो गए। The Leontief paradox sparked further research into the determinant of international trade pattern and has influenced the development of new trade theory। तो इससे क्या हुआ, लियोंटिफ ने और भी कई सारी रिसर्चेज करी इंटरनेशनल ट्रेड के पैटर्न को जानने के लिए, और उसने कई सारी और भी नई नई थ्योरीज दी थी। ठीक है, लास्ट थ्योरी बची है जो आपकी, वो आएगी थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
तो माइकल पॉटर ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल डेवलप्ड अ न्यू मॉडल टू एक्सप्लेन नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन 1990। जो माइकल पॉटर थे उन्होंने ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो थ्योरी थी उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करके नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी बनाया है। Porter theory stated that nation's competitiveness is an industry depend upon capacity of industry to innovate and upgrade। क्या बोला है, कोई भी कंट्री होती है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस होती है जो इंडस्ट्री की, वो किस चीज पर डिपेंड करती है, उस इंडस्ट्री की इनोवेशन और अपग्रेडेशन पे, कि कितना वो जो इंडस्ट्री है वो इनोवेटिव इंडस्ट्री है और कितनी वो अपग्रेडेड है। हिज थ्योरी फोकस्ड ऑन एक्सप्लेनिंग व्हाई सम नेशन आर मोर कॉम्पिटिटिव इन सर्टेन इंडस्ट्री। इसकी जो थ्योरी थी उसने ये बताया कि जो कुछ कंट्रीज होती हैं वो क्यों कॉम्पिटिटिवनेस ले पाती हैं किसी इंडस्ट्रीज में, किसी सर्टेन इंडस्ट्री में। तो टू एक्सप्लेन दिस थ्योरी पोर्टर आइडेंटिफाई फोर डिटरमिनेंट दैट लिंक टुगेदर। द फोर डिटरमिनेंट आर लोकल मार्केट रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी, लोकल मार्केट डिमांड कंडीशन, लोकल सप्लायर एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री एंड लोकल फर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन्होंने ये चार चीजों के अकॉर्डिंग बताया है इसको। सबसे पहले लोकल मार्केट रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी। तो पोर्टर रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शन थ्योरी विच कंसीडर्ड अ नेशन रिसोर्स एज की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट अ कंट्री विल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। पोर्टर ने क्या देखा कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कंसीडर करा कि किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंट्री किन गुड्स का एक्सपोर्ट करेगी और किन गुड्स का इंपोर्ट करेगी। नेक्स्ट है लोकल मार्केट डिमांड कंडीशन। तो पोर्टर बिलीव दैट सोफिस्टिकेटेड होम मार्केट इज क्रिटिकल टू इंश्योरिंग ऑनगोइंग इनोवेशन देयरबाय क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कंपनीज whose domestic market are sophisticated, trend setting and demanding force continuous innovation and the development of new product and technology। ये क्या बोला है, लोकल मार्केट डिमांड कंडीशन की जो कि एक कंट्री है उसके अंदर लोकल मार्केट की डिमांड कंडीशन कैसी है, वो कितनी सोफिस्टिकेटेड है, कितनी ट्रेंड सेटिंग है, क्या उनके डिमांड फोर्सेज हैं, उनकी कंटिन्यूस इनोवेशन कैसी है, इस चीज पर डिपेंड करेगा कि वो कंट्री क्या चीज इंपोर्ट करेगी या क्या चीज एक्सपोर्ट करेगी। फिर है लोकल सप्लायर एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री। तो टू रिमेन कॉम्पिटिटिव लोकल ग्लोबल फर्म बेनिफिट फ्रॉम हैविंग स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट सपोर्टिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री टू प्रोवाइड द इनपुट रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्री। सर्टेन इंडस्ट्री क्लस्टर ज्योग्राफिकली विच प्रोवाइड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। थर्ड आएंगे जो वो है सप्लायर और कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री, मतलब जो जो उनके सप्लायर हैं जो उन्हें रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, और जो कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री है जो उनको सपोर्ट करती हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में, उन पर डिपेंड करता है कि एक कंट्री है कि इंडस्ट्री, एक कंट्री है वो किन चीजों का एक्सपोर्ट करेगी और किन चीजों का इंपोर्ट करेगी। फोर्थ है लोकल फर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। लोकल फर्म कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड फर्म स्ट्रेटेजी, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री राइवलरी। लोकल स्ट्रेटेजी अफेक्ट अ फर्म्स कॉम्पिटिटिवनेस, अ हेल्दी लेवल ऑफ राइवलरी लोकल फर्म विल सुपर इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस। फोर्थ है लोकल फर्म कैरेक्टरिस्टिक की जो एक इंडस्ट्री है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके राइवल कौन कौन है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि वो कंपनी एक्सपोर्ट क्या करेगी, इंपोर्ट क्या करेगी। ठीक है, तो ये आपके चार डिटर्मिनेंट थे सिक्स वाली थ्योरी के। तो देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड कंट्रोल क्या होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड कंट्रोल रेफर्स टू वेरियस मैकेनिज्म एंड पॉलिसी दैट गवर्नमेंट यूज टू रेगुलेट एंड मैनेज इंटरनेशनल ट्रेड। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड के अंदर, ट्रेड कंट्रोल के अंदर वो सारे मैकेनिज्म, मतलब वो सारे तरीके और पॉलिसीज आती हैं जो गवर्नमेंट यूज करती है किस चीज को, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसे रेगुलेट करने के लिए कि वो सही तरीके से चलता रहे, एफिशिएंटली वर्क होता रहे, एफिशिएंटली ट्रेड होता रहे कंट्री के अंदर। These instruments can be broadly categorized into two main type: trade barrier and trade facilitation measures। जो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड कंट्रोल होते हैं इन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं ट्रेड बैरियर्स, एक होते हैं ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स। इनमें ट्रेड बैरियर्स में क्या आते हैं, ऐसे तरीके जो कि हम एज अ रिस्ट्रिक्शन यूज करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। और ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स में आते हैं वो तरीके जिनसे हम इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करते हैं, प्रमोशन के तरीके होते हैं। हियर आर सम कॉमन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड ऑफ कंट्रोल। तो अब देखिए कुछ कॉमन हमें बता रखे हैं कौन कौन से। पहला आएगा टैरिफ। टैरिफ आर टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स मेकिंग देम मोर एक्सपेंसिव फॉर कंज्यूमर एंड बिजनेसेस। टैरिफ क्या होता है, जो हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे कहा जाता है टैरिफ। ये क्या करता है, कंज्यूमर के लिए और बिजनेस के लिए जो गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए इन गुड्स को और ज्यादा एक्सपेंसिव बना देता है। Tariffs are used to protect domestic industry from foreign competition, raise revenue for the government and correct trade imbalance।
टैरिफ का यूज किस लिए करा जाता है? जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेन कंपटीशन से गवर्नमेंट के रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए और एक ट्रेड इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हैगा क्वाटाज। तो क्वाटाज आर लिमिट सेट बाय गवर्नमेंट ऑन क्वांटिटी ऑफ सर्टेन गुड दैट कैन बी इंपोर्टेड इनटू अ कंट्री। क्वाटाज क्या होता है? ये एक लिमिट होती है जो गवर्नमेंट इम्पोज कर देती है किस चीज के ऊपर? उन गुड्स के ऊपर जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है कि इससे ज्यादा क्वांटिटी में आप गुड्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। क्वाटाज रिस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। इससे क्या होता है? जो इंपोर्टेड गुड्स होते हैं उसकी सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इससे प्रोटेक्ट होते हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो होती है उसे प्रोटेक्ट करा जाता है और मार्केट प्राइस को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है सब्सिडीज। तो सब्सिडीज आर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर मेकिंग देयर प्रोडक्ट मोर कॉम्पिटिटिव इन ग्लोबल मार्केट। सब्सिडीज क्या होती है? फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, मतलब फाइनेंशियल मदद होती है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कि वो गवर्नमेंट उन्हें कुछ पैसा प्रोवाइड करवाती है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, जिससे क्या हो वो अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस पर उनके प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम हो जाए और वो ग्लोबल मार्केट में उसके लिए कॉम्पीट कर सके। सब्सिडीज कैन हेल्प प्रमोट एक्सपोर्ट। इससे क्या होता है? एक्सपोर्ट बढ़ता है। सपोर्ट इंडस्ट्री फेसिंग इकोनॉमिक चैलेंज। ऐसी इंडस्ट्री जो कि इकोनॉमिक चैलेंज फेस कर रही है, मतलब जिनके पास पैसा नहीं है या जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उनको इससे सपोर्ट मिलती है और स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, और इससे इकोनॉमी की भी ग्रोथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट कंट्रोल। तो एक्सपोर्ट कंट्रोल आर रेगुलेशन दैट रिस्ट्रिक्ट द एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स, टेक्नोलॉजी और सर्विस फॉर नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक रीजन। एक्सपोर्ट कंट्रोल क्या होता है? कुछ गुड्स की, टेक्नोलॉजी की और सर्विसेज की एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है नेशनल सिक्योरिटी की रीजन की वजह से, फॉरेन पॉलिसी के रीजन की वजह से या किसी इकोनॉमिक रीजन की वजह से। तो उस चीज को कहा जाता है एक्सपोर्ट कंट्रोल। एक्सपोर्ट कंट्रोल एम टू प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ सेंसिटिव टेक्नोलॉजी एंड प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। जो एक्सपोर्ट कंट्रोल है इसका एम क्या होता है कि जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है उसका प्रोलिफरेशन ना हो, मतलब एक तरीके से उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसे बनाने में जो यूज हुआ है और उसको क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इस चीज की को एक सीक्रेसी बनाने के लिए ये एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंपोर्ट लाइसेंसिंग। तो इंपोर्ट लाइसेंसिंग रिक्वायर इंपोर्ट टू ऑब्टेन गवर्नमेंट अप्रूवल बिफोर इंपोर्टिंग सर्टेन गुड। इंपोर्ट लाइसेंसिंग क्या होती है? कोई भी अगर कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनका अगर इंपोर्ट कोई करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल की पहले जरूरत पड़ती है, तो उसे कहा जाता है इंपोर्ट लाइसेंसिंग। इंपोर्ट लाइसेंसिंग इज यूज्ड टू रेगुलेट द एंट्री ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, मॉनिटर ट्रेड फ्लो एंड इंश्योर कंप्लायंसेस विद ट्रेड रेगुलेशन। जो ये इंपोर्ट लाइसेंसिंग है इससे क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट का फ्लो रेगुलेट होता है, उनके ट्रेड को मॉनिटर करा जाता है और वो सभी जो ट्रेड की गाइडलाइंस हैं उनको कंप्लाई कर रहे हैं, जो लॉज वगैरह रेगुलेशंस एप्लीकेबल होती हैं उस इंपोर्ट पर वो सारे मान रहे हैं। ये चीज इंपोर्ट लाइसेंसिंग की मदद से देखी जाती है। नेक्स्ट है ट्रेड एग्रीमेंट। तो ट्रेड एग्रीमेंट आर फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज दैट इस्टेब्लिश रूल्स एंड कंडीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। दो कंट्री जब आपस में मिलकर अपने कंट्री आपस के ट्रेड के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लें, उस चीज को क्या कहा जाता है? ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। ट्रेड एग्रीमेंट कैन बी इंक्लूडेड प्रोविजन ऑन टैरिफ, क्वाटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? टैरिफ के लिए कोई प्रोविजन, क्वाटाज के लिए प्रोविजन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई प्रोटेक्शन है, या अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे किस तरीके से रिजॉल्व करा जाएगा, ये सारी चीजें हमारी ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेड रेमेडीज। तो ट्रेड रेमेडीज आर मेजर्स दैट कंट्रीज कैन यूज टू एड्रेस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस सच एज डंपिंग, सेलिंग गुड्स बिलो कॉस्ट और सब्सिडीज बाय फॉरेन प्रोड्यूसर। ट्रेड रेमेडीज क्या होती हैं? ऐसे मेजर जो कि कंट्री किस लिए यूज करती हैं कि कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, उसको रोकने के लिए ट्रेड रेमेडीज का यूज करा जाता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या क्या होती है? जैसे डंपिंग, मतलब जो सेलिंग प्राइस है गुड्स का उससे कम कॉस्ट पर गुड्स को सेल करना, या फिर फॉरेन प्रोड्यूसर से सब्सिडीज मिलना, ये सारी चीजें क्या होती हैं? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती हैं और इनको ट्रेड रेमेडी की मदद से कम करा जाता है। ट्रेड रेमेडी इंक्लूड एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गई, काउंटरवेलिंग ड्यूटी हो गई और सेफगार्ड मेजर्स, ये सारी चीजें ट्रेड रेमेडीज का पार्ट बनती हैं। नेक्स्ट है कस्टम प्रोसीजर्स। तो कस्टम प्रोसीजर्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस दैट गवर्न द मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस बॉर्डर।
कस्टम प्रोसीजर क्या होता है? वो प्रोसीजर जिसकी मदद से मतलब जो जिससे हमें पता लगता है कि एक कंट्री से अगर दूसरी कंट्री में गुड्स की मूवमेंट होनी है, तो क्या-क्या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ेगा, वो सी चीज़ कहलाती है कस्टम प्रोसीजर्स। कस्टम प्रोसीजर इंक्लूड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, इसके अंदर क्या आता है? डॉक्यूमेंटेशन की क्या-क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ेगी इस इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए, इंस्पेक्शन, ड्यूटीज़ कलेक्शन, एनफोर्समेंट ऑफ ट्रेड रेगुलेशन, ठीक है? लास्ट में है ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड कंट्रोल प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो ये इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड कंट्रोल होते हैं, ये क्या एक अच्छा रोल प्ले करते हैं किस चीज में? इंटरनेशनल ट्रेड की रिलेशंस को शेप करने में, अच्छी रिलेशन बनाने में, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने में। Government use a combination of trade barrier and trade facilitation measures to achieve their trade policy objective and ensure a level playing field for domestic producer and consumer। गवर्नमेंट क्या करती है? इन सभी ट्रेड बैरियर्स और ट्रेड फैसिलिटेशंस को कॉम्बिनेशंस में यूज करती है, जिससे क्या हो सके, जो गवर्नमेंट का ट्रेड पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया जा सके और जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हैं वो भी ग्लोबल लेवल पर एक तरीके से अपने प्रोडक्ट और मार्केट तक रीच आउट कर सकें, ठीक है? ये था आपका ट्रेड से रिलेटेड। अब हैगा आपका जो कंसेप्ट हैगा वो हैगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? ये अपने आप में पूरा एक अलग टॉपिक है आपका। तो द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? एक कंट्री और बाकी पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज के बीच में, मतलब एक कंट्री और बाकी जितनी भी फॉरेन कंट्री हैं उनके बीच में एक साल के अंदर क्या-क्या ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं, मतलब कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितने गुड्स आए, कितने गुड्स गए, सारे मॉनेटरी टर्म में मेज़र करा जाता है, उस चीज़ को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। One of the main uses of balance of payment account is to provide information regarding the demand and supply of foreign exchange। इसका जो मेन यूज है बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेजर करने का वो क्या है? जिससे हमें पता लग सके कि फॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज की मनी होती है कितनी कंट्री में आ रही है और कितनी कंट्री से जा रही है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट यूजेज अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इसके अंदर जो डबल एंट्री सिस्टम होता है बुक कीप करने का वो यूज करा जाता है। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एज डेबिट एंड क्रेडिट, और ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में रिकॉर्ड करा जाता है। अगर कुछ आ रहा है तो डेबिट और कुछ जा रहा है तो क्रेडिट, ठीक है? From the standard point of home country, a debit transaction is a flow from for which the home country must pay। डेबिट ट्रांजैक्शन क्या होती है? ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे कंट्री के अंदर कुछ आ रहा है और जो होम कंट्री है उसे उसके लिए पे करना पड़ रहा है। एंड रिक्वायर द सप्लाई ऑफ द होम करेंसी, और उसमें क्या करना पड़ रहा है? उसे अपनी होम करेंसी है उसकी सप्लाई करनी पड़ रही है, मतलब उसे पैसा देना पड़ रहा है दूसरी कंट्री को। एग्जाम्पल ऑफ डेबिट ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीज आती है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर कोई कंट्री गुड्स का इंपोर्ट करती है तो गुड्स कंट्री में आते हैं और होम करेंसी जाती है। ट्रांसफर टू फॉरेन रेजिडेंट, फॉरेन में कोई रेजिडेंट है उसे हम कुछ चीज ट्रांसफर कर रहे हैं, पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो भी इसी के अंदर आएगा। एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट और रिडक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, या तो हम किसी लॉन्ग टर्म एसेट का, फॉरेन का कोई लॉन्ग टर्म एसेट है उसे एक्वायर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पैसा देना पड़ेगा, या फिर हमारी कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है उसे हम पे ऑफ कर रहे हैं तो पैसा जाएगा। एक्विजिशन ऑफ शॉर्ट टर्म एसेट और रिडक्शन ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, और ऐसा ही सेम शॉर्ट टर्म एसेट और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के लिए। तो ये एग्जांपल थे आपके किसके? डेबिट ट्रांजैक्शन के, कि एक कंट्री में डेबिट ट्रांजैक्शन कब होती है। फिर फ्रॉम द स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ होम कंट्री, अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन फ्लो फ्रॉम विच द होम कंट्री इज पेड एंड इंक्रीज द डिमांड फॉर द होम करेंसी बाय फॉरेन रेजिडेंट। इसके अंदर क्या होता है? होम क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जो होम कंट्री होती है उसके पास पैसा आता है, उसको पैसा दिया जाता है उसके गुड्स या सर्विस या किसी और चीज के लिए। एग्जाम्पल क्या क्या है क्रेडिट ट्रांजैक्शन में? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, ट्रांसफर फ्रॉम फॉरेन रेजिडेंट, बाहर के किसी पर्सन ने होम कंट्री के किसी पर्सन को कुछ पैसा भेजा, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट और इंक्रीज ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म एसेट को सेल करा या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बढ़ गई, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एसेट और इंक्रीज ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म एसेट को सेल करा या फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इफेक्ट द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द कंट्री, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से क्या होता है? जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका इनफ्लो होता है कंट्री के अंदर। वाइल इंपोर्ट ऑफ गुड कॉज आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द कंट्री, जबकि जो आउट इंपोर्ट होता है उससे क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होता है।
द डिफरेंस बिटवीन द टू इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है कि कितना फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हुआ माइनस कितना फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हुआ, इस डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। इफ एक्सपोर्ट एक्सीड इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज सरप्लस। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा फॉरेन एक्सचेंज का और इंपोर्ट कम होगा फॉरेन एक्सचेंज का, तो वो क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका सरप्लस में है। वहीं अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा दिखाएगा, आपका डेफिसिट में दिखाएगा। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है एक बैलेंस ऑफ पेमेंट की। नंबर 1 है समरी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज अ समरी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इट हैज टू साइड डेबिट एंड क्रेडिट लाइक एनी अदर अकाउंट। ये क्या है, एक तरीके की समरी होता है जो कि हमें बताता है कि क्या कंट्री में इनफ्लो हो रहा है, क्या आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज में। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। सेकंड है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो द समरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रिस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या बताता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से हमें ये भी पता लगता है कि बाकी के वर्ल्ड के साथ जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रही है किसी कंट्री की, उसके बारे में भी बताता है, समरी देता है। दिस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व रिसीट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कैपिटल रिसीव्ड बाय रेजिडेंट एंड पेमेंट मेड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, कितना पैसा आया गुड्स और सर्विसेज के लिए, कितना कैपिटल रिसीव हुआ रेजिडेंट्स को, या कितना रेजिडेंट्स को बाहर के रेजिडेंट्स को कैपिटल सेंड करा, और उसके अलावा कितनी पेमेंट करी गई गुड्स और सर्विसेज के लिए। ठीक है, वो सारी चीजें भी हमें इससे पता लगती हैं। नेक्स्ट है कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कंटेन ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंट्री विद द कंट्रीज। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या होता है, एक कंट्री की बाकी सभी कंट्रीज के साथ की ट्रांजैक्शन होती हैं। ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ सेम कंट्री आर नॉट इंक्लूडेड। और इसके अंदर अगर एक ही कंट्री के दो लोग आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो चीज इसमें इंक्लूड नहीं करी जाती है। नेक्स्ट है फ्लो स्टेटमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज अ कंपाइलेशन ऑफ लोगो ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट ऑन पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर डेट। इट इज मोर लाइक अ फंड फ्लो स्टेटमेंट रेदर देन लाइक अ बैलेंस शीट। ये क्या होती है, एक तरीके की फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है, मतलब जब पैसा आता है तब रिकॉर्ड करा जाता है, जब जाता है तब रिकॉर्ड होता है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होता है, ना कि ये एक पर्टिकुलर डेट पे किया जाता है जैसे कि बैलेंस शीट। ये ऐसी नहीं होती है, फ्लो स्टेटमेंट की तरह होती है। नेक्स्ट है डेफिनेट पीरियड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कवर है स्पेसिफिक टाइम पीरियड यूजुअली 1 ईयर। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है वो एक टाइम पीरियड कवर करता है जो कि कितना होता है, 1 साल का होता है। हाउएवर इट मे बी प्रिपेयर्ड फॉर शॉर्टर टाइम पीरियड सच एज 6 मंथ, 3 मंथ और इवन 1 मंथ डिपेंडिंग अपॉन कंट्री रिक्वायरमेंट। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो ये टाइम पीरियड है ये एक ही साल का हो। इसे हम 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए अपने कंट्री के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम है तो ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन बीओपी ऑन बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ईच ट्रांजैक्शन रिजल्ट इन डेबिट एंट्री एंड क्रेडिट एंट्री ऑफ इक्वल अकाउंट। देयरफॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट मस्ट ऑलवेज हैव बैलेंस। क्या बोला है, जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, जिसके अंदर अगर जो ट्रांजैक्शन होती है उसके डेबिट डेबिट इफेक्ट भी इंक्लूड करा जाता है और उसका क्रेडिट इफेक्ट भी जिस अकाउंट पे होता है। तो इससे क्या होता है, ये हमेशा बैलेंस में रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो द वेरियस आइटम रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड अंडर फॉलोइंग हेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में जो जो चीजें रिकॉर्ड करी जाती है उनको हम 4 हेड्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, यूनिलेटरल पेमेंट अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो सबसे पहले करंट अकाउंट क्या होता है, द करंट अकाउंट इंक्लूड ऑल ट्रांजेक्शन दैट इंक्रीज और डिक्रीज द कंट्रीज नेशनल इनकम। करंट अकाउंट के अंदर वो सारी ट्रांजैक्शन आती हैं जो किसी एक कंट्री की नेशनल इनकम को या तो बढ़ा दें या कम कर दें। इट कंसिस्ट टू ऑफ मेजर ग्रुप आइटम। इसके अंदर 2 मेजर ग्रुप होते हैं करंट अकाउंट के अंदर, विजिबल और मर्केंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, और इनविजिबल और सर्विस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट और सेल ऑफ गुड्स abroad are credit entries because these create monetary claim on foreigner. On the other hand, merchandise import or purchase of goods from abroad are debit entry because these create money claim of foreign on the home country. तो देखिए जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है इसके अंदर अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो क्या होता है, ये क्रेडिट साइड में जाती है करंट अकाउंट के एंट्री, और वहीं अगर इंपोर्ट हो रहा होता है तो वो डेबिट साइड में एंट्री आती है। इनविजिबल एक्सपोर्ट और सेल ऑफ सर्विस अब्रोड आर क्रेडिट एंट्रीज, वाइल इनविजिबल इंपोर्ट और परचेज ऑफ सर्विस फ्रॉम अब्रोड आर डेबिट एंट्री। ऐसा ही इनविजिबल एक्सपोर्ट और इनविजिबल इंपोर्ट के साथ है, अगर इनविजिबल एक्सपोर्ट है तो वो क्रेडिट साइड में जाएगी एंट्री, इनविजिबल इंपोर्ट है तो वो डेबिट साइड में।
इनविजिबल एक्सपोर्ट इंक्लूड, अब इनविजिबल एक्सपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? सेल ऑफ सर्विस टू फॉरेनर, एक फॉरेनर है उसको हमने सर्विस की सेल करी है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टूरिज्म हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विस, सैलरीज, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन लोन एंड इन्वेस्टमेंट एब्रोड आर इंक्लूडेड इन इनविजिबल एक्सपोर्ट। तो ये जो सारी ट्रांजेक्शन है ये आपकी किसमें? इनविजिबल एक्सपोर्ट के अंदर इंक्लूड करी जाती है। Invisible import include the purchase of services like insurance, tourism, transportation, banking, financial, salaries, interest, dividend paid to foreigner। इनविजिबल इंपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं आपकी? ये सारी चीजें, इनको जब हम परचेज करते हैं तो वो आपकी इनविजिबल इंपोर्ट के अंदर आती हैं। द करंट अकाउंट बैलेंस इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ वैल्यू ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस, इनकम एंड गिफ्ट। जो करंट अकाउंट बैलेंस होता है वो क्या डिफरेंस बताता है कि कितने वैल्यू के गुड्स, सर्विस, इनकम और गिफ्ट्स हैं उनका इनफ्लो हुआ और कितनों का आउटफ्लो हुआ, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका करंट अकाउंट का बैलेंस बचता है। व्हेन इनफ्लो आर मोर देन आउटफ्लो, अगर इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है तो करंट अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस होगा, लेकिन अगर आउटफ्लो करंट अकाउंट सरप्लस मींस द कंट्री हैज अ नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और अगर करंट अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस है तो वो क्या बताता है कि कंट्री के अंदर नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है, मतलब कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा है एक तरीके से। ऑन दी अदर एंड व्हेन आउटफ्लो एक्सीड इनफ्लो, अगर आउटफ्लो इनफ्लो से ज्यादा हो जाता है तो करंट अकाउंट सेट टू बी नेगेटिव, तो करंट अकाउंट नेगेटिव हो जाता है। आ डेफिसिट करंट अकाउंट मींस द कंट्री इज नेट बोरोवर फ्रॉम अब्रोड, और डेफिसिट करंट अकाउंट मतलब नेगेटिव करंट अकाउंट का क्या मतलब हो जाता है कि जो कंट्री है वो नेट बोरोवर है अब्रोड से, मतलब कंट्री ने बाहर से पैसा बोरो करा है। इट्स डोमेस्टिक सेविंग्स आर लेस देन इट्स डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड द कंट्री एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट्स प्रोडक्शन। क्या क्या कंक्लूजन निकल के आते हैं नेगेटिव बैलेंस से? कि जो डोमेस्टिक सेविंग है कंट्री की वो कम है उसकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से, और जो कंट्री का एक्सपेंडिचर है वो उसके प्रोडक्शन से ज्यादा है। ये था आपका करंट अकाउंट का सारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, प्राइवेट कैपिटल, बैंकिंग कैपिटल, ऑफिशियल कैपिटल। द प्राइवेट अकाउंट इंक्लूड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शन। जो प्राइवेट अकाउंट होता है उसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शन आती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शन आती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल ट्रांसफर विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर। शॉर्ट टर्म कैपिटल ट्रांसफर हम किनको बोलते हैं? जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल का होता है। Whereas long term capital transfer has a maturity period of more than 1 year। जो long term capital transaction होती है उनका maturity period 1 साल से ज्यादा का होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल कंसिस्ट ऑफ, अब लॉन्ग टर्म के अंदर क्या क्या आता है? जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके की, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, करेंसी डिपॉजिट्स हो गए, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट, ये सारे हमारे लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं। नेक्स्ट है जो बैंकिंग कैपिटल। तो बैंकिंग कैपिटल इंक्लूड मूवमेंट इन एक्सटर्नल फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक व्हिच आर ऑथराइज्ड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज। बैंकिंग कैपिटल के अंदर क्या चीजें आती हैं? जो हमारी फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं कमर्शियल बैंक की, उनकी जो मूवमेंट होती है फॉरेन एक्सचेंज के साथ, उस चीज को हम कहाँ इंक्लूड करते हैं? बैंकिंग कैपिटल में। ऑफिशियल कैपिटल क्या होती है? रेफर्स टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होल्डिंग इन फॉरेन करेंसी एंड स्पेशल ड्राइंग राइट विद गवर्नमेंट। ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती है? ऐसी ट्रांजैक्शन जो रिजर्व बैंक होल्ड करती है फॉरेन करेंसी की और स्पेशल ड्राइंग राइट होता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर, वो चीज आती है ऑफिशियल कैपिटल अकाउंट के अंदर। इनफ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम अब्रॉड आर ट्रीटेड एज क्रेडिट आइटम। अगर बाहर से कैपिटल का इनफ्लो हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट साइड में लेते हैं। वेयरएज कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम होम कंट्री, अगर होम कंट्री से कैपिटल का इनफ्लो बाहर हो रहा है तो वो हमारी डेबिट साइड का आइटम बनती है अकाउंट में, ठीक है। ये था आपका कैपिटल अकाउंट छोटा सा। नेक्स्ट है यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट। तो अ यूनिलेटरल ट्रांसफर इज वन वे ट्रांसफर ऑफ मनी गुड सर्विस फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है? जब सिर्फ एक पर्सन से या तो मनी या गुड्स या सर्विस ट्रांसफर होते हैं और उसके बदले में दूसरे पर्सन को कुछ भी नहीं देना होता है। इट इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब पेमेंट मेड बाय गवर्नमेंट टू देयर सिटीजन। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? ज्यादातर ऐसी पेमेंट जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन को करती है वो आती है, और फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एड, या फिर एक कंट्री दूसरी कंट्री को करती है फॉरेन सपोर्ट के फॉर्म में, वो सारी ट्रांजैक्शन यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट के अंदर हमारी आती हैं। इन दिस केस द सप्लायर ऑफ फंड रिसीव नथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द रिसिपिएंट। इसके अंदर क्या होता है? जो सप्लायर होता है उसे बदले में कुछ भी नहीं मिलता है। A unilateral transfer differ from bilateral transfer such a bilateral trade which involve reciprocal of economic benefit for both the party।
जो यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है वो इसीलिए बायलेटरल ट्रांसफर से अलग है क्योंकि बायलेटरल के अंदर दोनों पार्टी को ट्रांजैक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं उनके बीच में एक्सचेंज होता है, लेकिन यूनिलेटरल में सिर्फ ट्रांसफर होता है। यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑकर फ्रीक्वेंटली एज गिफ्ट इन एवरीडे लाइफ। यूनिलेटरल ट्रांसफर का डेली लाइफ का एक एग्जांपल है जो गिफ्ट दिया जाता है। दीज कैन बी कंट्रास्टेड विद बायलेटरल ट्रांसफर, अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मनी और सर्विस। अब बर्थडे गिफ्ट और वेडिंग प्रेजेंट आर एग्जांपल वेयर नथिंग इज एक्सपेक्टेड इन रिटर्न। जो एक बर्थडे गिफ्ट होता है या वेडिंग गिफ्ट होता है वो एक यूनिलेटरल ट्रांसफर का ही एग्जांपल होता है जिसमें बदले में कुछ भी नहीं मिलता है। Unilateral transfers sent by government are included in universal transfer account of a nation's balance of payment account। अब जो यूनिलेटरल ट्रांसफर जो गवर्नमेंट करती है वो कहाँ रिकॉर्ड करे जाते हैं? उस कंट्री के यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट में रिकॉर्ड करे जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ट्रेड ट्रांजेक्शन विच आर बायलेटरल दैट बोथ पार्टी रिसीव समथिंग। और ये अलग होते हैं किससे? जो भी बायलेटरल ट्रांजेक्शन होती हैं उनसे, ठीक है। फोर टाइप का जो अकाउंट है आपका वो आता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो गवर्नमेंट होल्डिंग और मींस ऑफ पेमेंट हेल्ड बाय ऑफिशियल एजेंसी दैट आर जनरली एक्सेप्टेड फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्लेम आर इंक्लूडेड इन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। क्या होता है, कई बार कुछ पेमेंट गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखी होती हैं या कुछ ऑफिशियल एजेंसीज ने होल्ड कर रखी होती हैं। किस लिए फॉरेन एक्सचेंज ये होल्ड कर रखा होता है? कई बार कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट वगैरह हो जाता है तो उसको क्लेम करने के लिए या सेटल करने के लिए जब इनका यूज करा जाता है तो ऐसे जो होल्डिंग होती है वो किस अकाउंट के अंदर होती है? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के अंदर वो होती है। दीज आर ऑफिशियल परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी एंड अदर रिजर्व। ये क्या होता है? एक तरीके से ऑफिशियली खरीद रखे होते हैं या सेल कर रखी होती है फॉरेन करेंसी की या फॉरेन रिजर्व्स की। Essentially, this type of account keep track of transaction relating to international reserve and central bank assets that are transferred among nation to settle either balance of payment deficit और surplus। ये क्या होते हैं? इस टाइप के जो अकाउंट होते हैं उनके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड की ट्रांजैक्शन को ट्रैक रखा जाता है और सेंट्रल बैंक के एसेट का ध्यान रखा जाता है कि जो सेंट्रल बैंक है उसने फॉरेन करेंटी नेशंस के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शन करी हैं किसी पेमेंट ऑफ डेफिसिट या सरप्लस को बैलेंस करने के लिए। A nation running chronic current account deficit may formulate policy prescription to improve quality of goods for import or seek exchange rate adjustment to make their export more price competitive। अगर कोई ऐसी कंट्री है जिसका जो ये आपका करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में चल रहा है तो वो अच्छी क्वालिटी की पॉलिसीज क्रिएट करेगी जिससे क्या हो, जो एक्सपोर्ट और ये एक्सचेंज रेट है इन सारी चीजों को कॉम्पिटिटिव, प्राइस कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके कि ग्लोबल मार्केट में वो ट्रेड कर सके। It also may try to create better condition for international company looking to build new factory abroad। और इससे क्या होता है, जो ऐसी इंटरनेशनल कंपनी जो कहीं बाहर जाकर अपनी कंट्रीज बनाना चाहती हैं उनके लिए एक बेटर कंडीशन क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ तक का आपका ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट थे वो सारे, ठीक है। अब आएगा कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है इसके अंदर डिसइक्विलिब्रियम क्यों होता है? मतलब एक तरीके का जो डिसबैलेंस हो जाता है, ये कम ज्यादा हो जाते हैं, डेफिसिट सरप्लस हो जाता है, वो क्यों होता है? तो द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन डिमांड फॉर एंड सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी आर इक्वल। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसे हम इक्विलिब्रियम में कब कहते हैं? जब जितनी सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की उतनी ही उसकी डिमांड है, तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस आइदर अ सरप्लस और डेफिसिट इन इट। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? या तो सरप्लस है या डेफिसिट है। व्हेन द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड्स इट्स सप्लाई। जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो डेफिसिट हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अ सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस सप्लाई ऑफ एक्सचेंज एक्सीड्स इट्स डिमांड। जब सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो तो उससे क्या हो जाता है? सरप्लस हो जाता है। डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज कॉज्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर। अब किन किन चीजों की वजह से होता है? पहला आता है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। इसके अंदर इकोनॉमिक फैक्टर में पार्ट है डेवलपमेंट डिसइक्विलिब्रियम। तो डेवलपिंग कंट्री अंडरटेक हैवी एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, पावर प्लांट, ब्रिज, रोड, पोर्ट्स, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज। तो क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो अपने डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा खर्चा कर देती हैं, जैसे कि पावर प्लांट, ब्रिजेस, रोड, पोर्ट्स, हॉस्पिटल बनाने में, जिसकी वजह से उनका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है और डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। फिर आता है साइक्लिक डिसइक्विलिब्रियम। तो सच डिसइक्विलिब्रियम अराइज ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉज्ड बाय बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल की वजह से जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर इफेक्ट पड़ता है उससे जो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है वो कहलाता है आपका साइक्लिक डिसइक्विलिब्रियम। द बूम इन बिजनेस एक्टिविटी इन अ कंट्री इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, कंजप्शन एंड प्राइस। अगर बिजनेस एक्टिविटी में बूम आ जाता है तो उससे क्या होता है,
जो प्राइस है, कंजप्शन है, डिमांड है वो बढ़ जाती है। द कंट्री इंपोर्ट मोर कंज्यूमर गुड्स टू मीट द इंक्रीज इन डिमांड, और कंट्री क्या करती है फिर ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर गुड्स का इंपोर्ट करती है, जिसके लिए फिर उन्हें पैसा देना पड़ता है और उससे डेफिसिट हो जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम। तो डिसइक्विलिब्रियम इन अ कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ड्यू टू सेक्युलर ट्रेंड इन द इकोनॉमी। सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? ऐसा डिसइक्विलिब्रियम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में किस वजह से है? किसी सेक्युलर ट्रेंड की वजह से है कंट्री में। In a developed country like US, disposable income and aggregate demand are generally very high. At the same time, cost of production are high on account of high wage rate. High cost result in higher price. Therefore, the country import goods from other country where quality of product produced at lower cost. ये क्या होता है? किसी कंट्री में अगर डिमांड ज्यादा होती है तो उससे गुड्स के प्राइस भी ज्यादा हो जाते हैं, वेजेस रेट बढ़ जाते हैं, सारी चीजें बढ़ जाती हैं। तो ऐसे टाइम पर कंट्री क्या करती है? उन गुड्स को दूसरी कंट्री में से जहां पर वो गुड्स थोड़े सस्ते होते हैं वहां से इंपोर्ट करती है। तो इस केस में क्या होता है फिर? कंट्री को वो गुड्स इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट करनी पड़ती है, इससे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है और डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। तो स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी इंक्लूड शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई, डेवलपमेंट ऑफ बेटर सब्स्टिट्यूट, एग्जॉस्टेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, चेंज इन ट्रांसपोर्ट रूट एंड कॉस्ट। स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? ऐसा डिसइक्विलिब्रियम जो किस वजह से आए? जब कंट्री अपने स्ट्रक्चर में चेंज करे, या तो एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में ट्रांसफर हो जाए, या फिर कुछ ऐसे अल्टरनेटिव सोर्सेज को डेवलप करने लग जाए जो कि किस चीज से? स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो कंट्री के, जिसकी वजह से कंट्री का बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है और उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाता है। तो वो कहलाता है आपका स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट हैगा जो फैक्टर हैगा वो हैगा पॉलिटिकल फैक्टर। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, सिविल वॉर, राइट्स, टेररिज्म, एक्सटर्नल वॉर, सच अदर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट अ थ्रेट टू इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट। दिस फैक्टर में लीड टू लार्ज कैपिटल आउटफ्लो एंड डिक्लाइन इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। क्या बोला है? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी किसी कंट्री के अंदर, सिविल वॉर, राइट्स हो रहे हैं, टेररिज्म है, एक्सटर्नल वॉर है, या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से क्या होता है? एक खतरा हो जाता है इंडस्ट्री को भी और उसमें होने वाली इन्वेस्टमेंट को भी। तो इससे क्या होता है? जो लोग होते हैं वो दूसरी कंट्री में पैसा लगाना ज्यादा अच्छा समझते हैं। इससे क्या होता है? फिर आउटफ्लो होता है और डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल फैक्टर। तो चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन में अफेक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विच टर्न क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सोशियोलॉजिकल फैक्टर में क्या आता है? टेस्ट में चेंज आ गया, लोगों के प्रेफरेंस में चेंज आ गया, फैशन में चेंज आ गया, जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में चेंज आता है, और इससे क्या होता है? फिर आपका डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिफरेंट मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के क्या क्या मेजर्स हैं आपके? तो सबसे पहला आएगा आपका ऑटोमेटिक करेक्शन। हियर द assumption इज दैट इफ द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर अलाउड to play freely in course of time of disequilibrium in BOP will be automatically achieved। ऑटोमेटिक करेक्शन में क्या माना जाता है? ये माना जाता है कि जो मार्केट के फोर्स होंगे, डिमांड एंड सप्लाई, वो अपने आप अपना रोल प्ले करेंगे और इस डिसइक्विलिब्रियम को आगे चलकर अपने आप ठीक कर देंगे। फिर है डेलिब्रेट मेजर्स। सो व्हेन डिसइक्विलिब्रियम इज नॉट करेक्टेड ऑटोमेटिकली, डेलिब्रेट स्टेप्स आर टेकन एंड दीज आर फॉलोज। जब जो ये डिसइक्विलिब्रियम को मार्केट फोर्सेज सही नहीं कर पाते हैं, जो ऑटोमेटिक मेजर है वो ठीक नहीं कर पाते हैं, तब क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं? सबसे पहले रिडक्शन या एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई। तो डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन करेक्टेड बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अगर डेफिसिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो मनी सप्लाई को कम कर देंगे हम, तो उससे क्या हो जाएगा? डेफिसिट खत्म हो जाएगा। और अगर सरप्लस है तो मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे, उससे जो डिसइक्विलिब्रियम है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिवैल्यूएशन। तो अ कंट्री हैविंग कंसीडरेबल डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिवैल्यूएट इट्स करेंसी टू इनकरेज एक्सपोर्ट एंड डिस्करेज इंपोर्ट। और क्या मेजर लिया जाता है, स्टेप लिया जाता है? कंट्री अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर देती है, जिससे क्या होता है? एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट कम होता है। डिवैल्यूएशन मींस रिडक्शन इन ऑफिशियल एक्सचेंज रेट। इस डिवैल्यूएशन के अंदर करा क्या जाता है? जो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट होता है उसे कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज कंट्रोल। तो अंडर दिस मेथड द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री सेंट्रल बैंक एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड अर्निंग ऑफ कंट्री। इसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल बैंक होती है उसका पूरा कंट्रोल होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर और कंट्री की अर्निंग के ऊपर, जिसकी वजह से गवर्नमेंट और बैंक मिलकर अपने आप देख लेते हैं कि किस तरीके से इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करना है।
नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो अ कंट्री में बूस्ट इट्स एक्सपोर्ट, रिड्यूसिंग और एबलिशिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी, प्रोवाइडिंग एक्सपोर्ट सब्सिडी, इनकरेज एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड मार्केटिंग थ्रू मॉनिटरी, फिजिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड फिजिकल इंसेंटिव एंड फैसिलिटीज। क्या बोला है? एक्सपोर्ट प्रमोशन की टेक्निक्स का यूज करके कि हम एक्सपोर्ट ड्यूटीज को कम कर दें, एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड करें, एक्सपोर्ट प्रमोशन को एनकरेज करें। इन सारे तरीकों से क्या करा जाता है? एक्सपोर्ट बढ़ाया जाता है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाता है और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होता है वो कम हो जाता है। फिर इंपोर्ट कंट्रोल। तो इंपोर्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय इम्पोजिंग इंक्रीज इंपोर्ट ड्यूटी, फिक्सिंग इंपोर्ट कोटा, इंपोर्ट लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिटिंग ऑलटुगेदर द इंपोर्ट ऑफ सर्टेन नॉन एसेंशियल आइटम्स। इंपोर्ट कंट्रोल के अंदर क्या होता है? इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा देना, फिक्स्ड इंपोर्ट क्वाटा को फिक्स कर देना, इंपोर्ट लाइसेंसिंग करना, प्रोहिबिट करना इंपोर्ट को, एसेंशियल नॉन एसेंशियल आइटम के इंपोर्ट को रोकना। ये सारे क्या आते हैं? आपके इंपोर्ट कंट्रोल के अंदर आते हैं, जिससे क्या होता है? जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है उसका ज्यादा आउटफ्लो नहीं होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ आपकी ये यूनिट नंबर 3 की भी वन शॉट रिवीजन वीडियो कंप्लीट हो जाती है। होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।